the method of joints for performing the analysis of a truss. सबसे पहले हमने किया क्या था कि we defined a truss क्या होती है, and then we discussed the method of joint for performing the analysis of that truss. उसमें फिर हमने एक सिंपल सी truss से start किया था. I hope कि ये स्लाइड विजिबल है और तमाम लोग को याद है कि कल हमने इसी पॉइंट पे अपना लेक्चर जो है वो स्टॉप किया था. जी सर विजिबल. तो जब हम इस पर्टिकुलर स्लाइड की बात कर रहे थे, हमने एक सिंपल ट्रायंगुलर ट्रस जो है वो कंसिडर किया था और हमने कहा था कि आप अपना जो ट्रस की एनालिसिस है वो किस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्या कंडीशंस हैं एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए, कौन सा पॉइंट होना चाहिए. एनीवन वॉलंटियर जो बता सके. सर जहाँ पे दो अननोन, दो से ज्यादा अननोन, जहाँ पे मैक्सिमम दो और दो से कम, दो से ज्यादा ना हो, मैं बोल रहा हूँ दो से ज्यादा अननोन ना हो और एक नॉन लोड हो. सो इफ वी कंसीडर दिस पर्टिकुलर ट्रस, इसमें से अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर एट पॉइंट ए? 4 अननोन है. आपके पास AX AY है, इसके अलावा आपके पास एक अदद ये फोर्स मेंबर AC में है जिसको हम FAC से डिनोट कर रहे हैं, and then you have another member being connected at this joint, so FAB आपके पास ये 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. तो 4 अननोन्स आपके पास पॉइंट ए के ऊपर हैं. मूविंग टू पॉइंट सी, अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी के ऊपर आपके पास एक अदद ये रॉकर का रिएक्शन आ रहा है विच इज CY. देन यू हैव अ फोर्स FAC जो कि मेंबर AC कनेक्टेड है इस जॉइंट के साथ, और साथ साथ आपके पास FBC कनेक्टेड है इसके साथ. तो आप उसकी फोर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगेन द नंबर ऑफ अननोन्स आर 3, सो यू कैन नॉट स्टार्ट परफॉर्मिंग योर एनालिसिस फ्रॉम पॉइंट सी. देन मूविंग टू द फाइनल पॉइंट, अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी के ऊपर एक अदद अप्लाइड लोड है विच इज 500 न्यूटन फोर्स. देन यू हैव 2 अननोन्स विच आर FAB एंड FBC. सो आपकी वो कंडीशंस जो अप्लाई करने के लिए या एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए वो तमाम सेटिस्फाई हो रही हैं फॉर पॉइंट बी. देयरफॉर वी कैन स्टार्ट अवर एनालिसिस फ्रॉम पॉइंट बी. अब इसमें कल हमने, अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि ये जो फोर्स है इन मेंबर BC, ये मैंने अवे फ्रॉम पार्टिकल बी ड्रॉ की है, जबकि ये बुक की जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसमें टुवर्ड्स दैट पार्टिकल बी ड्रॉ हुई हुई है. वजह क्या है इसको अवे फ्रॉम पार्टिकल ड्रॉ करने का? सर हम कन्वेंशन ले रहे हैं कि साइन नेगेटिव आएगा तो हम चेंज कर लेंगे. जी, हम कन्वेंशन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ याद है जो हमने कल डिस्कस की थी? सर टेंशन हम कर रहे हैं, कंप्रेशन नहीं कर रहे. तो हम तमाम मेंबर्स को तमाम मेंबर्स में जो अननोन फोर्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑल मेंबर्स आर सपोज्ड और अज्यूम टू बी इन टेंशन. इट मींस कि हम अपनी इनिशियल अजम्पशन के लिए तमाम मेंबर्स को जब टेंशन में सपोज करेंगे तो मैं पॉइंट बी की जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं दोनों फोर्सेस को अवे फ्रॉम पॉइंट बी जो है वो शो करूंगा. तो वंस आई सॉल्व इट, अभी हम एक्चुअल वैल्यूज के साथ भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो वंस आई सॉल्व इट, मेरे पास AB और BC की वैल्यू मुझे मिल जाएगी. देन आई कैन मूव टू पॉइंट C. उसके बाद चूंकि BC की वैल्यू मुझे मिल चुकी होगी, वहां भी 2 अननोन्स रह जाएंगे. सो आई कैन सॉल्व फॉर पॉइंट जॉइंट C एंड देन फाइनली आई कैन मूव टू पॉइंट A इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फाइनल एनालिसिस. जो बाकी 2 रिमेनिंग अननोन्स हैं मैं उनको जो है वो डिटरमिन कर सकता हूँ. तो इस तरह मेथड ऑफ जॉइंट में आप करते क्या हैं, अगर हम इसको समराइज करें, आप जॉइंट बाय जॉइंट जो है वो मूव करते चले जाते हैं अनलेस कि आपको तमाम फोर्सेस जो मुख्तलिफ मेंबर्स में डेवलप हो रही हैं वो वैल्यू मिल ना जाए. तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज करें, हाउ टू परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ एनी particular truss structure using the method of joint. In the first step, we are going to draw the free body diagram of a joint having at least one known force and at most 2 unknown forces. जिस तरह अभी हमने कंडीशन डिफाइन की थी कि आपने उस जॉइंट से स्टार्ट करना होता है जिसके ऊपर एक नोन लोड और मैक्सिमम आपके पास 2 अननोन लोड्स हों. However, अगर अभी आप देखेंगे एग्जांपल्स जो हम करेंगे उसमें हो सकता है कोई ट्रस ऐसी भी हो जिसपे कोई जॉइंट भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो. उस सूरत में फिर आप करेंगे क्या कि मे बी आप गौर से जब उस फिगर को देखेंगे ट्रस को, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा जॉइंट भी नजर आए जिसपे सपोर्ट रिएक्शंस अगर आपको पता चल जाएं तो मे बी उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करना आसान हो जाए. तो इस सूरत में फिर आप पूरी ट्रस को एज अ रिजिड बॉडी कंसिडर करके चैप्टर नंबर 5 का जो इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशंस वाला टॉपिक था रिजिड बॉडी का,
उसको यूज करते हुए पहले सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कर लेंगे और आफ्टर फाइंडिंग दो सपोर्ट रिएक्शंस यू कैन मूव टू दैट जॉइंट जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। उसके बाद क्या है, यूज वन ऑफ द टू मेथड। अब यहाँ वन ऑफ द टू मेथड नहीं, हम सिर्फ मेथड नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी भी डिस्कस किया है कि वी आर ऑलवेज गोइंग टू अज्यूम ईच एंड एवरी ट्रस्ट मेंबर टू बी इन टेंशन। हम हर मेंबर को टेंशन में अज्यूम करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई वाली, और जिस मेंबर की भी फोर्स का मुझे जो वैल्यू है वो नेगेटिव मिल जाएगी, मैं उस मेंबर के हवाले से अपनी अजम्पशन को रिवर्स कर लूंगा। तो वी आर गोइंग टू बेसिकली फॉलो मेथड नंबर 2 फॉर सोल्यूशन। हम मेथड नंबर 1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि कहता है कि कुछ जॉइंट्स आप इंस्पेक्शन के साथ टेंशन में सपोज कर लें, कुछ जॉइंट्स आप इंस्पेक्शन के साथ कंप्रेशन में सपोज कर लें और फिर उनके साइंस को देखते हुए आप अजम्पशन रिवर्स कर दें। दैट इज मोर कंफ्यूजिंग मेथड। सो ऑलवेज हम मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे जिसमें तमाम मेंबर्स को हम टेंशन में सपोज करके उनकी वैल्यू की बेस पे अपनी अजम्पशन को जस्टिफाई या रिवर्स करेंगे। Then in order to apply the equations of equilibrium, हम अपनी x और y एक्सिस डिफाइन करते हैं। जनरली वो x y एक्सिस कन्वेंशनल x y एक्सिस होती हैं। However, ये भी हो सकता है कि कभी आपको कोई ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो किसी ओरिएंटेशन पे मिले तो आप हर जॉइंट के लिए इंडिविजुअल एक्सिस भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी किसी भी ओरिएंटेशन में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि x और y आपस में 90 डिग्रीज पे होनी चाहिए। बेशक वो कन्वेंशनल x y ना भी हो, आप किसी एंगल पे x डिफाइन कर लें, उसके परपेंडिकुलर आप 90 डिग्री पे y एक्सिस डिफाइन कर लें। बहरहाल कोई सी भी x y एक्सिस आप डिफाइन कर सकते हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द समेशन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन fx एज वेल एज समेशन fy। जो भी अननोन मेंबर्स हैं उनकी फोर्सेस की जो वैल्यू है उसको देखते हुए आप अपनी assumption को justify या reverse कर सकते हैं। Then using these calculated results, we need to continue the analysis of each and every joint of the truss। एक एक करके हम joint by joint move करते चले जाएंगे unless and until हमें तमाम members की forces मिल ना जाएं। और आप हर मेंबर पे जो मूव करेंगे वो उस पे इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिस जॉइंट पे भी आप मूव कर रहे हैं उस जॉइंट के ऊपर दो अननोन फोर्सेस से ज़्यादा ना हो, बिकॉज आपके पास दो ही इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं। therefore you cannot solve that particular joint if there are more than two unknowns। so आपने उस जॉइंट को सेलेक्ट करना है जिस जॉइंट के ऊपर दो से ज़्यादा अननोन्स मौजूद ना हो। सो वी आर, जी पूछें। सर हम ये कह सकते हैं कि टोटल 3 फोर्सेस तो एटलीस्ट हो, क्योंकि 2 अननोन और 1 नोन। देखें ये भी हो सकता है आपके पास 2 अननोन फोर्सेस हो, 2 अननोन तो मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन आपके पास एक से ज्यादा नोन भी हो सकती है। हो सकता है उस जॉइंट के ऊपर 3 नोन फोर्सेस एक्ट कर रही हो, तो नोन के हवाले से एटलीस्ट 1 नोन और एट मोस्ट 2 अननोन। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। यस सर, चलें स्टार्ट करते हैं उसी एग्जांपल से जो कि अभी हमने देखी भी थी, एग्जांपल 6-1, जिसमें हमने सिर्फ जनरल टर्म्स में बात की थी। अब हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ इस ट्रस को, जो कि सिंपल ट्रायंगुलर ट्रस है, इसकी एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे। So we need to determine the force in each member of the truss shown, and we also need to indicate whether these members are in tension or in compression। तो जिस तरह अभी बात हुई है, which particular joint is satisfying our condition, जहाँ से हम एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं। B। So point B उसको satisfy करता है। So let us draw the free body diagram of joint B। तो जॉइंट बी के ऊपर आपके पास एक अदद अप्लाइड लोड है जिसको हमने 500 न्यूटन का अप्लाइड लोड कहा है। देन वी हैव 2 अननोन फोर्सेस एक्टिंग एट दिस जॉइंट। वन इज फोर्स एफ ए बी विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, जो कि आपको ड्रॉ किया गया है। द अदर वन इज फोर्स एफ बी सी विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। चूंकि ये वाला एंगल 45 है तो आपके पास ये वाला एंगल एफ बी सी का भी 45 आएगा। क्या चीज? कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगी कोई यहाँ पे? नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं, हम तो उस जॉइंट को एज अ पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं ना। वी आर बेसिकली कंसीडरिंग ईच एंड एवरी जॉइंट एज अ पार्टिकल। इस पार्टिकल पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पार्टिकल इज बेसिकली सिंपल पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं। तो सर हम कल तो ए के ऊपर भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस बना रहे थे, या फिर सपोर्ट ए के ऊपर हमने, देखें सपोर्ट रिएक्शंस की बात हो रही है। जी जी जी, देखें ए के ऊपर ये पिन जॉइंट लगा हुआ था, इसलिए हमने सपोर्ट रिएक्शन बनाए थे। बी के ऊपर भी पिन लगा हुआ नहीं है सर? देखिए वो जो पिन लगा हुआ है, बेसिकली जो पिन ग्राउंडेड हो उसकी हम बात कर रहे होते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस क्यों मिलते हैं? जब वो सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड हो। तो यहाँ पॉइंट ए और सी सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए आपको सपोर्ट रिएक्शन मिलते हैं। ठीक है, ठीक है।
चलिए, so आपके पास ये particular free body diagram आ गई of point B. Now we are going to use the conventional XY axis for performing or applying the conditions of equilibrium. So in order to apply the conditions of equilibrium, हम point B की बात कर रहे हैं, summation fx equal to 0 conventional xy coordinate इस्तेमाल कर रहे हैं. So what do you think, कौन सी forces x direction में act कर रही हैं free body diagram के हिसाब से? सर FBC cos 45. तो 500 एक्ट कर रहे हैं. इसके अलावा आपके पास FBC cos 45 एक्ट कर रहे हैं और FBC cos 45 पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू पुट अ पॉजिटिव साइन हियर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंगली व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ FBC, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. नेगेटिव आएगी सर. नेगेटिव वैल्यू वुड कम्स आउट टू बी -707.1 न्यूटन. Now what does that negative sign indicates? Sir, compression force. compression FBC is basically in compression rather than जो हमारी assumption tension की थी. ठीक है. Okay, so moving forward आप summation Fy वाली equation apply करें और मैंने arrow इसलिए नहीं बनाया because I am taking conventional XY coordinate system. So summation Fy equal to 0. The forces acting along Y axis is FAB. Positive sign के साथ मैं इसको represent करूंगा या negative sign के साथ? नेगेटिव साइन के साथ. ओके, जो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाई भी है इसके हिसाब से मेरे पास FBC जो है वो भी नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा. सो माइनस FBC साइन ऑफ 45 शुड बी इक्वल टू 0. ऐसा ही है. However, जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं FBC की तो अब आपने चूंकि फ्री बॉडी डायग्राम इस हिसाब से बनाई थी, आप करेंगे क्या कि माइनस FBC आपके पास ऑलरेडी माइनस आया था. सो माइनस 707.1 साइन ऑफ 45 कर देंगे एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ FAB टू बी पॉजिटिव व्हिच कम्स आउट टू बी 500 न्यूटन. What does this 500 Newton indicates? Positive value कि आपकी जो assumption थी regarding FAB that was correct और आपके पास जो link AB है that is basically tension. ठीक है. ये समझ आ गया? वैसे आपसे एक जनरल क्वेश्चन है सर. जी पूछिए. सर देखें जिस तरह मैं पिछली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था fx के साथ सर इधर FBC cos 45, लेकिन सर कुछ केसेस में साइन भी आता है सर, वो तो जरा आप एक्सप्लेन कर दें. देखिए वो डिपेंड करता है ना कि एंगल किससे गिवन है. मसलन आपके पास ये वाला एंगल 45 गिवन है. एक्चुअली कंफ्यूजन 45 की वजह से मच रहा है. मैं एक काम करता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग दैट कंफ्यूजन मैं आपसे कहता हूँ आपको ये एंगल अल्फा गिवन था, 45 नहीं, 45 के केस में cos साइन एक ही होते हैं. सपोज ये एंगल अल्फा था आपका जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, ये विजिबल है आपको? यस सर विजिबल है. ठीक है. सो अब ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा. मैथमेटिक्स तो यही कहते हैं. यस सर. सो आपके पास अल्फा एंगल किससे कौन सी एक्सिस से बन रहा है? एक्स एक्सिस से सर. एक्स एक्सिस से बन रहे हैं तो आपका कॉस कंपोनेंट ये कॉस अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगा और साइन अल्फा जो है वो वाई एक्सिस के साथ आ जाएगा. क्लियर है यहाँ तक? ओके सर. अच्छा, अब थोड़ा सा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने ये कहा कि ये आपके पास अल्फा है, इट मीन्स के आपके पास जो ये वाला एंगल बचेगा, ठीक है, ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फा. जी सर. क्योंकि ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा. चले मैं इसको बीटा कह देता हूँ. बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा. अब आपके पास बीटा किस एक्सिस से बन रहा है? सर वाई एक्सिस से. वाई एक्सिस. तो अब कॉस बीटा आपके पास वाई कंपोनेंट आ जाएगा, साइन बीटा आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा. सर एक चीज पूछ लीजिए सर. सर एक चीज सर हमने बी से क्यों शुरू किया सर इस बार? हमने सर ए और सी से क्यों नहीं शुरू किया सर? ये जरा मुझे क्लियर कर दें सर. देखिए हमने जहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया था हमने कहा था कि द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अप्लाइंग द मेथड ऑफ जॉइंट शुड बी दैट जॉइंट व्हिच सेटिस्फाइज टू कंडीशंस. द फर्स्ट वन इज देयर शुड बी एटलीस्ट वन नोन लोड ऑन दैट जॉइंट और सेकंड कंडीशन क्या है? देयर शुडंट बी
more than 2 unknown loads acting at that joint. So एक known और 2 unknown वाली condition को सिर्फ और सिर्फ point B satisfy कर रहा है. Right, sir. That's why we have started from point B. ठीक है? सर ये T और C क्या है? ये T represents tension, C represents compression. यानी अब इन दोनों की वैल्यू से हमें ये पता चल गया कि कौन सा लिंक जो हमने दो अभी कंसिडर किए हैं वो टेंशन या कंप्रेशन में, क्योंकि साथ हर क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा रहा होगा कि बताएं कि कौन सा लिंक टेंशन में और कौन सा लिंक कंप्रेशन में. तो लिहाजा हमने वैल्यूज को देखते हुए कह दिया कि ए बी टेंशन में है और बी सी जो है वो कंप्रेशन में है. ठीक है? Yes. चलिए, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपके ख्याल में वो कौन सा, मैं ये रब कर देता हूँ ताकि इसी पे हम अगला लिंक भी जो है वो सॉल्व कर दें. तो आपके ख्याल में अब हमें किस पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर मूव करना चाहिए? शैल वी मूव टू जॉइंट सी और शैल वी मूव टू जॉइंट ए? C sir. व्हाई नॉट ए? Sir, because A will have 4. सर 3 में सी में 3 4 जी, सी में आपके पास वो कंडीशन पूरी हो रही है कि एक नॉन लोड आ गया जो कि ये एफ बी सी है और 2 अननोन आ जाएंगे जो कि एफ ए सी और सपोर्ट रिएक्शन होगा. अगर मैं ए पे मूव करता तो ए पे तो इस टाइम पे सिर्फ ए बी नोन है, बाकी तीनों अननोन्स हैं. तो 3 अननोन्स को आप 2 इक्वेशंस के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा आप जॉइंट सी के ऊपर जो है वो मूव कर जाएंगे. ओके, वंस यू आर मूविंग टू जॉइंट सी, लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट जॉइंट सी. जॉइंट सी के ऊपर हमारे पास एक अदर सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है जिसको मैं से सी वाई कहता हूँ. इसके अलावा एक अननोन फोर्स है जो एफ ए सी है और हमारी अजम्पशन वही है कि जो भी अननोन फोर्स होगी हम उसको अज्यूम कर लेंगे टेंशन में. तो मैंने एफ ए सी को अवे फ्रॉम दैट जॉइंट जो है वो शो कर दी है. यहाँ तक क्लियर है रेक को? Yes, ओके, इसके ऊपर अब एफ बी सी फोर्स भी हमने शो करनी है. वो हम कैसे शो करेंगे या किस डायरेक्शन में शो करेंगे? Sir, in the opposite direction. Solve कर Away from C. Away from C. Why away from C? Link Because- BC is in compression, isn't it? Yes, sir. तो कंप्रेशन में अगर कोई लिंक हो तो हम उसकी फोर्सेस को किस तरह शो करेंगे? सर वो कंप्रेशन में है Away इन से। सेंस ऑफ वे, लेकिन सर इनटू के इनटू मतलब- हम उसको टुवर्ड्स दैट, देखें आप वो रेफरेंस को भूल जाएं. अगर एक लिंक कंप्रेशन में है तो इट मींस कि उसका हर पॉइंट जो है वो कंप्रेसिव फोर्स के अंडर होगा. तो वो ये नहीं है कि बी के रेफरेंस से वो कंप्रेशन में या सी के रेफरेंस से वो कंप्रेशन में है. ठीक है? ओके सर. तो यहाँ आपके पास चूंकि पता चल गया था, अब आप अज्यूम नहीं करेंगे. देखें, आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ, जो अननोन फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी अज्यूम्ड इन टेंशन. जो नॉन लोड है, जो नॉन मेंबर है, उसको आप उसके करेक्ट सेंस में शो करेंगे. सो आपको स्टेप नंबर 1 जब आपने बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी उससे पता चल गया कि लिंक बीसी जो है वो कंप्रेशन में है. सो नाउ यू आर गोइंग टू शो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स फॉर लिंक बीसी व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर जॉइंट सी. सर ये बात समझ नहीं आई सर. अगर कंप्रेशन में है तो सी वाली साइड से भी तो कंप्रेशन में होना चाहिए. compression में तो towards the point. Compression means the force is going to be drawn towards that point. ठीक सर. ठीक है? कंप्रेशन को इस सेंस में लें कि कंप्रेसिव फोर्स को आप जब भी ड्रॉ करते हैं दैट इज बीइंग ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पार्टिकल. अगर आप अगेन चैप्टर नंबर 3 की को थोड़ा सा रिवाइज करें, रिफ्रेश करें, और टेंसाइल फोर्स जब भी हम कंसीडर करते थे तो दैट इज बीइंग ड्रॉन अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल. सो सिंस FBC is a compressive force, so once we are making the free body diagram of joint C, we are going to draw FBC towards that joint C. Is it clear? जी सर. चलिए, again we are going to use the conventional XY coordinate system. So हम C की अगर बात करें, इसके ऊपर हम summation FX जब लगाएंगे तो सॉरी X डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? सर AC. FBC cos 45 और सर FAC. माइनस FAC should be equal to 0. अब आप FBC की क्या वैल्यू डालेंगे यहाँ? सर पॉजिटिव. जी, क्योंकि अब आप डायरेक्शन सही कर चुके हैं तो आप ये ना हो कि पिछली वैल्यू माइनस उठा लेनी. अब वो डायरेक्शन आपने सही करके बना दी है. सो अब आप उस हिसाब से 707.1 cos 45 डालेंगे. माइनस FAC should be equal to 0.
FAC की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव मिल जाएगी, सो दैट FAC would comes out to be 500 न्यूटन एंड द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स कि आपके पास FAC जो है वो टेंशन में आएगा। तो हमने FAC को जो है वो टेंशन में ड्रॉ कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अगर नेगेटिव डालकर और फिर नेगेटिव रिजल्ट आए और हम फिर वही कहें कि हमारी अजम्पशन गलत थी, तो उसमें भी कोई वो गलत होगा या वो भी ठीक ही होगा वो चीज़? देखिए, अजम्पशन इसीलिए तो हमने कहा है कि अज्यूम करें तमाम अननोन मेंबर्स टेंशन में, वरना तो फिर आप स्टेप नंबर 1 पे जाते हैं ना, सॉरी मेथड नंबर 1 पे जा रहे हैं कि कुछ को आप कह लें अपनी इंस्पेक्शन से टेंशन में, कुछ को आप कह लें कंप्रेशन में। कंप्रेशन वाले का साइन अगर नेगेटिव आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वो कंप्रेशन में नहीं बल्कि वो टेंशन में था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा है। बेहतर ये है आप तमाम मेंबर्स जो अननोन फोर्सेज वाले हैं उनको टेंशन में अज्यूम करें, जिसका साइन भी नेगेटिव आ जाए आप उसको कंप्रेशन में कर लें। ठीक है, ओके। सो क्या आप मुझे मजीद कोई अननोन के लिए सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन को? सर हमें CY चाहिए। क्यों चाहिए, क्या सवाल ये कहता है कि चाहिए? नो सर। तो अगर हम चाहें, हाँ अगर हम चाहें तो वी कैन स्टॉप अवर एनालिसिस हियर, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ ये कहा था कि ट्रस्ट के हर मेंबर की फोर्स और बता दें कि कंप्रेशन और टेंशन में कौन से हैं, तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। हाउएवर अगर आप चाहें सपोर्ट रिएक्शन निकालना तो आप C पे जो आप कंसिडर कर रहे हैं उस पे CY भी निकाल सकते हैं बाय कंसीडरिंग समेशन FY। उसके बाद आप A के ऊपर मूव कर जाएं और आप जो है वो समेशन FX समेशन FY करके सपोर्ट रिएक्शंस भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर AP हमने फाइंड क्यों नहीं किया फिर? AB हम अगर आपको याद हो स्टेप 1 में फाइंड कर चुके हैं। ओके राइट सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? हमने इसीलिए सिंपल ट्रस्ट से स्टार्ट किया था। अगेन जो मैंने सोल्यूशन लगाया हुआ है उसमें हमने CY भी फाइंड किया और AX AY भी फाइंड किया, लेकिन जरूरत नहीं है। जब आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा सपोर्ट रिएक्शन का तो काइंडली आप सिर्फ मेंबर की फोर्सेस निकाल दें और बता दें कौन सा टेंशन और कंप्रेशन में। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत एज सच नहीं है। ठीक है, okay, moving forward to a slightly complicated truss, which is example 6-2. Again, you need to determine the force in each member of the truss and indicate if the members are in tension or in compression. So, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, how many members you can identify जिससे मिलके ट्रस बना है? Total number of members कितने हैं? 5. So 5 members हैं, AB, BC, CD, DA और DB. So 5 मेंबर्स से मिलके आपके पास ये ट्रस्ट जो है वो बन रहा है। ओके, व्हाट जॉइंट इज बेसिकली सेटिस्फाइंग दोस 2 कंडीशंस जो कि हमें मेथड ऑफ जॉइंट से स्टार्ट करने के लिए चाहिए। C point. So point C is basically satisfying our condition, that is we have one known load which is this force of 400 Newton and 2 unknown loads, that is FDC and FCB. I hope के ये point हर एक को clear है। So we are going to start our analysis from point C. Point C के ऊपर मैं यही फ्री बॉडी डायग्राम हर जॉइंट की बना देता हूँ। So आपके पास एक अदद नोन लोड है और चूंकि बाकी 2 अननोन है तो अननोन के लिए हम अजम्पशन वही करेंगे कि दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज टेंसाइल फोर्सेस। सो FCD को भी मैंने अवे फ्रॉम पॉइंट C ड्रॉ कर लिया, FCB को भी मैंने अवे फ्रॉम पॉइंट C जो है वो ड्रॉ कर लिए। एंगल्स मुझे नोन है, अगर वो एंगल 45 है इट मीन्स कि FCB भी 45 बना रहा होगा। तो जॉइंट C के लिए जब मैं समेशन FX लिखूंगा तो क्या मुझे इक्वेशन मिलनी चाहिए? सर माइनस FCD FCB cos 45 प्लस FCB cos 45 should be equal to 0. Let me call it as equation. ये सर सही एक्स एक्सिस की जी कुछ पूछ रहे हैं? सही इक्वेशन सर आपने किसकी निकाली है सर? मैं जॉइंट C को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैंने जॉइंट C की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है। सही सर, ओके। एक्स एक्सिस के जो फोर्सेस है वो लिख रहे हैं? जी मैं समेशन FX लिख रहा हूँ, सॉरी मैं अगर वो एरो मैंने डाल दिया था ये नहीं लिखा था, बट एरो इज टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो आप
एरो के साथ अगर समेशन एफ एक्स और एफ वाई लिख दें तभी ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो एटलीस्ट एरो वो बता रहा है कि आप किस एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं. ओके, नाउ राइटिंग दिस इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस? One is so 400 Newton FCB minus FCB sin 45. FCB cos of 45. FCB cos कहेंगे कि sin कहेंगे? सर sin सर sin का आएगा सर. सिर्फ y में क्या कहते हैं? अगर अगेन वो 45 है, उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसी भी एक एंगल को ले सकते हैं. sin वो सेम ही हो जाएगा. जी सेम हो जाएगा. So FCB sin 45 with a negative sign minus 400. Okay, once we solve it, हमें FCB की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी नेगेटिव मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी. तो आपके पास वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी माइनस से 565.7 न्यूटन. What does that negative sign represents now? Compression force. आपकी जो assumption थी that was wrong और आपने उसको compression में कर लिए. ठीक है जी सर. Okay, so putting this value of FCB in equation number 1, what you are going to get? FCD क्या आएगा फिर आपके पास? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव. आपके पास नेगेटिव आ जाएगा. अगेन वो नेगेटिव माइनस 400 न्यूटन आ गया और अगेन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि आपके पास FCD भी जो है वो. सर जी सर ये जब हम FCB की फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे वैल्यू नेगेटिव डालेंगे या पॉजिटिव? देखिए हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से लिख चुके हैं ना, तो हम इसकी वैल्यू नेगेटिव डालेंगे इस स्टेप में फॉर दिस फर्स्ट स्टेप. ठीक है जी सर. चलें. सो अब मेरे पास थोड़ा सा गौर से देखें, मैं इसको रब कर देता हूं जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी. मेरे पास ये जो दो लिंक्स आए हैं FCD ये भी कंप्रेशन में आ गया है, तो मैंने इसको C से डिनोट कर लिए. FCB भी मेरे पास कंप्रेशन में आया था, तो मैंने इसको C से डिनोट कर लिए. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? किस जॉइंट पे हमें मूव करना चाहिए? पॉइंट D, बिकॉज इट इज अगेन सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन कि वन नोन लोड है जो ये CD है और दो आपके पास अननोन लोड्स आ गए जो कि AD और DB आ रहे हैं. ठीक है सर, अगर हम वो 45 डिग्री का एंगल लें वो अगर FCD में, तो सर वो एक्स एक्सिस के अलोंग तो वो sin 45 नहीं आएगा? देखिए आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? CB के एंगल की? यस सर. देखिए डिपेंड करते हैं ना. आप कहें मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, अगर ये 45 है ये 90 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? यस सर, वो एक्स एक्सिस के अलोंग वाला तो फिर sin 45 वाला हो जाएगा. यार ये एंगल अब मैं 45 कह रहा हूँ ना. अब एक्स एक्सिस cos रहेगा, दूसरा y वाला साइन हो जाएगा. इस y वाला साइन हो जाएगा ना, तो वही तो मैंने लिखा है. हाँ अगर आप कहते हैं कि मैंने x के साथ साइन लिखना है तो आप फिर ये वाला एंगल ले लें. सर असल में वो इमेजिन नहीं उसे सही कर रहा, वो समझ रहा है कि एंगल वो नीचे है. सर सादा अल्फाज में ये ना कि एंगल जिस एक्सिस के अलोंग हो वहां पे cos लिखा जाता है. हाँ cos लिखा जाता है, इसीलिए मैंने 45 के बजाय आपको पिछली फिगर में अल्फा के साथ समझाने की कोशिश की थी ये चीज, अल्फा और बीटा के साथ, क्योंकि 45 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना. 45 से तो चीजें आसान हो जाती हैं. आप cos लें या sin लें, इट विल गिव यू द सेम आंसर. ओके, सो आपने अभी जिस तरह का वी शैल मूव ऑन टू जॉइंट D. जॉइंट D की फ्री बॉडी डायग्राम जब हम यहाँ बनाएंगे तो आपके पास ये नोन लोड है DC, बट ये कंप्रेसिव फोर्स आई थी, तो मैं इसको किस तरह बनाऊंगा? टुवर्ड द पॉइंट सर. टुवर्ड्स द पॉइंट. तो मैंने FCD को जो है वो टुवर्ड्स पॉइंट D ड्रॉ कर लिया. ये चीज क्लियर है हर एक को? यस सर. ओके, बाकी दो अननोन्स हैं, तो बाकी दो अननोन्स को मैं अवे फ्रॉम जॉइंट D जो है वो अज्यूम कर लूंगा. दिस इज FDB एंड दिस इज FDA. ठीक है, FDA का एंगल कितना है एक्स एक्सिस से? 30 डिग्री. यार DA का, ओके, DA का 45 है. जो आप एंगल बता रहे हैं वो DB का बता रहे हैं
तो डीबी का एंगल में 30 डिग्रीज जो है वो लिख लूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर? एंगल सबको क्लियर है? सर ये एंगल कैसे है 30? सर ये वैसे अजम्पशन की अभी वो नहीं, अजम्पशन नहीं की। आपके पास ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल आपको 30 डिग्री फिगर पे गिवन है, तो अगर वो 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ठीक है। चलें, सो अब हम जब कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस यूज करेंगे तो व्हाट शुड बी आवर समेशन एफ एक्स इक्वेशन फॉर पॉइंट डी? जी क्या इक्वेशन होगी, कोई बता सकते हैं? माइनस एफ सी डी। जी माइनस एफ सी डी, और एफ ए बी का कंपोनेंट आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन 45 या कॉस 30। सॉरी मैंने एफ ए बी लिखा है, ए बी तो है ही नहीं वहाँ, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एफ डी बी की। डीबी में कॉस 45 सर कॉस कंपोनेंट आएगा सर उसका। डीबी का कॉस कंपोनेंट आ गया 30 डिग्री के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव सर, असल में वो सही समझ नहीं आ रही थी फोर्स उधर किस तरह। अब समझ आ गई है? यस सर। अच्छा डीए का कौन सा कंपोनेंट आएगा? साइन। साइन सर, इसका भी कॉस आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव। ये रिपीट कर देंगे दोबारा प्लीज। क्या चीज नहीं समझ आई, काइंडली दोबारा पूछ लें। सर ये सिग्मा एफएक्स आपने ये जो पूरी इक्वेशन लिखी है एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। ये डी के लिए जो लिखी है? यस सर, डी ये डी यस। ठीक है, देखें आप डी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाए ना, अगर आपको सिग्मा एफएक्स नहीं समझ आ रहा तो फिर मैं कहूंगा कि ये तो फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 और 3 हो गया। आपके पास जो जॉइंट डी है उसके ऊपर आपने एंगल्स किस तरह लिखे हैं ये? अच्छा एंगल्स का नहीं समझ आया। आपके पास एफ सी डी तो डायरेक्टली इस तरह आ गया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस सर, फ्री बॉडी डायग्राम समझ लग गई है। आपके पास ये एफ डी ए है, और एफ डी ए का अगर ये एंगल 45 था तो इट मीन्स कि ये वाला एंगल भी 45 होगा, ऐसे ही है सर। तो ये सारा एंगल जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनना चाहिए था ना? तो मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाया है ना डी ए का एंगल। ओके ओके सर, ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है। इसी तरह अब मैं अगर एफ डी बी की बात करूं तो एफ डी बी का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज गिवन था फिगर में, इट मीन्स कि आपके पास ये एंगल 30 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलें, सो आपने समेशन एफ एक्स लिख ली, थोड़ा सा क्विकली कर देता हूँ। ये आप जॉइंट डी को कंसिडर कर रहे थे, आपने उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपने ये इक्वेशन लिख ली समेशन एफ एक्स के लिए, ये इक्वेशन लिख ली समेशन एफ वाई के लिए, जिससे आपको दो अननोन्स की वैल्यू डी बी और डी ए दोनों की वैल्यूज मिल गई। एक टेंशन में आ गई, एक कंप्रेशन में आ गई। सो ओवरऑल आपके पास बी डी जो है, या मेन फिगर पे अगर हम आए तो आपके पास सबसे पहले सी बी, स्टेप नंबर 1 में आपने सी बी फाइंड किया था, वो कंप्रेशन में था, ये भी आपके पास कंप्रेशन में आ गया, डी बी आपके पास टेंशन में आई, और डी ए आपके पास कंप्रेशन में आ गया। अब हमें कहाँ नेक्स्ट मूव करना चाहिए, कौन सा एक पॉइंट ए सर? जी अब हम क्या मैं पॉइंट बी पे मूव कर सकता हूँ? सर वहाँ पे अननोन ज्यादा सही रहेगा। बी सही रहेगा, क्यों? सर वहाँ पे 3 अननोन है, बी पे सर 3 अननोन है, ए पे दो सपोर्ट रिएक्शन बी एक्स बी वाई और एक एफ ए बी आपके पास अननोन है, तो लिहाजा आप ए के ऊपर मूव करेंगे। ए की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके पास ए वाई आ जाएगा, जो कि एक सपोर्ट रिएक्शन है रोलर की वजह से। देन एफ ए बी चूंकि अननोन है, आपने इसको टेंसाइल फोर्स के तौर पे अज्यूम करके अवे फ्रॉम पॉइंट ए जो है वो ड्रॉ कर दिया। व्हाट अबाउट एफ डी ए, ये कंप्रेसिव आई थी या टेंसाइल आई थी? सर कंप्रेसिव आई थी सर, ये टुवर्ड पॉइंट ए होगा सर। तो टुवर्ड्स पॉइंट ए में इसको जो है वो ड्रॉ कर लूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एफ डी ए। तो आपकी ये फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगी फॉर जॉइंट ए। तो सिंप्लीफाइंग दैट डायग्राम,
आप समेशन एफ एक्स करेंगे, उससे आपको एफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपके पास अगेन कंप्रेशन में आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं 5 लिंक्स की बात करूं तो 4 लिंक्स आपके पास कंप्रेशन में है, एक आपके पास टेंशन में आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो अब मुझे पॉइंट बी को सॉल्व करने की जरूरत है। नो सर। अगर सारे अननोन मिल गए, तीनों अगर फोर्सेस आ गई जी, अगर मुझे क्वेश्चन में कहा जाता कि सपोर्ट रिएक्शंस भी डिटरमिन करें, तो फिर तो मैं पॉइंट बी को कंसिडर करता, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, लेकिन चूंकि सपोर्ट रिएक्शंस अलग से पूछे नहीं गए, तो लिहाजा कोई जरूरत नहीं है कि आप बी एक्स और बी वाई जो है वो डिटरमिन करेंगे। क्लियर है? ओके, सो फाइनली अपनी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। Example 6-3 है, we need to determine the force in each member of the truss shown, also indicate whether these members are in tension or compression. So I hope कि ये truss 6-3 की सबको visible है। जी सर। ये बताएं कि starting point क्या होना चाहिए यहाँ? सर डी पॉइंट डी होना चाहिए। तो सर डी होना चाहिए। ब्रावो या डी? पॉइंट बी। अच्छा, बी पे कितने अननोन्स हैं? सर हर जगह 2 से ज्यादा अननोन। सर हर जगह 3 या तो फिर ग्रेटर देन 2 अननोन्स है। क्या ये ट्रस्ट सॉल्व नहीं की जा सकती? तो तरीका तो होगा सॉल्व की जा सकती है सर। कैसे? मगर सर फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा डी, और फिर हम पहले डी पे इक्वेशंस बनाएंगे, फिर बी पे इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उन दोनों को साथ सॉल्व करेंगे। चलें एक सेकंड रुक जाएं। आपने डी पे इक्वेशन बनाई, आपको 2 इक्वेशन मिली, 3 अननोन्स थे, ठीक है? जी सर। फिर आप बी पे मूव कर गए, आपने वहां से भी 2 इक्वेशन बना ली, 4 इक्वेशन हो गई, 5 अननोन हो गए, फिर क्या करेंगे? फिर ए को सॉल्व करेंगे, सी को सॉल्व करेंगे। चले आप ए पे मूव कर गए, वहां से भी 2 इक्वेशन मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। 6 इक्वेशन आ गई, 7 अननोन हो गए, फिर आप कुछ ना कुछ नंबर तो दे देंगे ना। देखिए, कोई चैप्टर नंबर 5 आपने कल का क्विज दिया था, अगर मैं आपको कल के क्विज में ये प्रॉब्लम दे देता और आपसे कहता कि सपोर्ट रिएक्शन डिटरमिन करें, क्या वो कर सकते थे? नो सर। यार क्यों नहीं कर सकते थे? आप इस पूरी ट्रस्ट को एक रिजिड बॉडी सपोज करें ना, और आप समेशन मोमेंट्स अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0 कर दें, तो सी एक्स सी वाई 0 हो गए, आपको ए वाई की वैल्यू मिल जाएगी। Isn't it? तो खेल गए। Isn't it? बिल्कुल सर। चलिए, क्या होगी आपके पास अगर मैं कहूं कि दिस इज ए वाई एंड आई एम कंसीडरिंग दिस होल ट्रस्ट, ए वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सी से? 6। ए वाई क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट? क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा। सो नेगेटिव साइन मैंने डाल दिया। 400 न्यूटन की जो फोर्स है वो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट सी से बना रही है? 3। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। 600 न्यूटन कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे हैं? 4। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर सर। So once you solve it, you are going to get the value of AY to be equal to 600 Newton. Clear है यहाँ तक? अगर कल के क्विज में मैं एक क्वेश्चन दे देता तो इसका मतलब था कि किसी से सॉल्व नहीं होना ये वाला क्वेश्चन। एक दफा सर दोबारा सर रिपीट कर देंगे सर। देखें, आपके पास ये जो ट्रस है ये इक्विलिब्रियम में है। आपने मेथड ऑफ जॉइंट के साथ इसकी एनालिसिस करनी है, लेकिन आपने जब हर जॉइंट को देखा तो कोई जॉइंट आपका उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे बताई थी, यानी एक नोन और मैक्सिमम 2 अननोन। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट बी लूं तो इस पे 3 अननोन्स हैं, अगर मैं पॉइंट सी पे जाता हूं इस पे 4 अननोन्स हैं, पॉइंट डी पे जाता हूं इस पे भी 3 अननोन्स हैं, और पॉइंट ए के ऊपर भी 3 अननोन्स हैं। तो कोई पॉइंट वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि मैक्सिमम 2 अननोन होने चाहिए।
लेकिन चूंकि ये पूरी ट्रस्ट भी तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो मैं इस पूरी ट्रस्ट के लिए वो अपना जो चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक है वो अप्लाई कर दूं। सपोर्ट रिएक्शन अगर मुझे मिल जाते हैं, ए वाई मिल जाए या सी एक्स सी वाई मिल जाए, तो फिर मेरे पास जॉइंट ए भी वो सेटिस्फाई कर देगा कंडीशन, जॉइंट सी भी वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर देगा, और मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, आइदर ए और पॉइंट सी। तो लिहाजा मैंने इस पूरी ट्रस्ट को इक्विलिब्रियम में लेके एक सिंगल रिजिड बॉडी लेके ए वाई जो है वो डिटरमिन कर लिया बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट सी। अब मेरा पॉइंट ए जो है उस पे एक नॉन लोड आ गया जो कि ये ए वाई है, और दो अननोन लोड हैं ए बी और ए डी। अब मैं यहाँ से अपनी एनालिसिस जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? सर तो एफ बी ए और एफ बी डी क्यों नहीं मोमेंट में कंट्रीब्यूट करते? देखें, जब हम कंप्लीट ट्रस्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास इंडिविजुअल मेंबर्स को नहीं कंसिडर करेंगे ना, हम तो इस पूरी ट्रस्ट को एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। तो मतलब सर हम उन्हें फिर इंटरनल फोर्सेस कंसिडर, मतलब ऐसा मान जी बिल्कुल, वो तो फिर इंटरनल फोर्सेस होंगी। ठीक हो गया, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 5 का अगर आपको याद हो, चैप्टर 5 का जो इक्विलिब्रियम 2 डायमेंशन वाला टॉपिक था रिजिड बॉडी का, उसमें हमने एक ट्रस्ट ली भी थी और इसी तरह हमने उसको रिजिड बॉडी कंसिडर करके सपोर्ट रिएक्शंस डिटरमिन किए थे। ठीक है, ठीक सर। चलें, अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि पॉइंट ए शुड बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा मैं क्विकली कर देता हूँ। पॉइंट ए की मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लूंगा जो कि यहाँ आपको शो की गई है। आपके पास तमाम डिस्टेंसेस नोन है, आप या तो चाहे थीटा निकाल लें या आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को 3, 4, 5 कंसिडर करके ये एंगल निकाल सकते हैं। तो जॉइंट ए पे जब आपने समेशन एफ वाई अप्लाई किया, आपको एफ ए बी की वैल्यू मिल गई कंप्रेशन में और एफ ए डी की वैल्यू मिल गई टेंशन में। सो आप अपनी मेन फिगर पे आए, आपने कहा कि ए बी कंप्रेशन में आ जाता है, ए डी आपके पास टेंशन में आ जाता है। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, हम पॉइंट बी पे जाएं या डी पे जाएं? दोनों पे जा सकते हैं सर, दोनों पे जा सकते हैं। दैट्स करेक्ट, क्योंकि दोनों पे दो ही अननोन एक्ट कर रहे हैं। सो लेट अस सपोज कि मैं पॉइंट डी पे चला जाता हूँ। पॉइंट डी की फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है। पॉइंट डी के ऊपर ये नोन हो गया, आपको ये नोन है, ये दो आपके पास अननोन आ जाएंगे। आप अगेन समेशन एफ एक्स अप्लाई करें, समेशन एफ वाई अप्लाई करें, आपको इन दोनों अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। बी डी टेंशन में आ गया, सी डी कंप्रेशन में। तो अपनी ओरिजिनल फिगर पे वापस जाएं, बी डी टेंशन में आ गया और सी डी कंप्रेशन में आपको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सी के बी, बाकी जो बी, व्हाई नॉट सी? सी में ज्यादा अननोन्स हैं। एक सी में 3 अननोन है, सी एक्स सी वाई और साथ साथ आपका एफ सी बी भी अननोन है। तो 3 अननोन है। बी के ऊपर आप जब जाएंगे तो बी की फ्री बॉडी डायग्राम से आपको ये वाली अननोन फोर्स भी मिल जाएगी। आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी, आप वहीं उस पॉइंट पे स्टॉप हो जाएं, फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप रिपीट कर सकते हैं? जी सर। यस सर। देखें, यस सर, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने किया क्या कि इनिशियली हमने सपोर्ट रिएक्शन ए वाई डिटरमिन किया। वो क्यों हमने डिटरमिन किया? बिकॉज हमारे पास कोई ज्वाइंट उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा था जिसपे मैक्सिमम 2 अननोन होते। लिहाजा पहले हमने सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने हैं। अब वो मैं ए वाई फाइंड कर लूँ या सी एक्स सी वाई फाइंड कर लूँ, कोई एक चीज मुझे सपोर्ट रिएक्शन चाहिए, या ए पे या सी पे। बेहतर ये है कि मैं ए वाला सपोर्ट रिएक्शन अगर फाइंड कर लूँ। वो मैंने किस तरह फाइंड किया, मैंने मोमेंट अबाउट पॉइंट सी लिया इस पूरी ट्रस्ट को एज अ रिजिड बॉडी कंसिडर करके। तो मेरे पास सी एक्स सी वाई चूंकि पॉइंट सी से पास हो रहे हैं, वो जीरो मोमेंट क्रिएट करेंगे, मुझे ए वाई की वैल्यू मिल गई। नाउ पॉइंट ए इज सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन कि एक नॉन लोड है जो कि ए वाई है और 2 अननोन लोड्स हैं ए बी और ए डी। मैं ए के ऊपर समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई लगा के इन दोनों की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट डी उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। डी के ऊपर अब 2 नोन लोड्स और 2 अननोन लोड्स हैं, तो मैं पॉइंट डी को सॉल्व करूंगा, उससे मुझे ये 2 वैल्यूज मिल जाएंगी बी डी और सी डी। देन आई एम गोइंग टू मूव टू पॉइंट बी। पॉइंट बी अब उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके ऊपर अब आपके पास 3 नॉन लोड आ गए, एक अननोन लोड है। तो पॉइंट बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैं वो रिक्वायर्ड अननोन जो एफ सी बी है उसको भी डिटरमिन कर लूंगा।
तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होगा आपका। सर बेसिकली जो हमारी वो जो नॉन फोर्सेस आ रही हैं वो सपोर्ट रिएक्शंस के तौर पे आ रही है ना जी। यहाँ आपकी दो नॉन फोर्सेस तो अप्लाइड फोर्सेस है ना 400 और 600 वाली, लेकिन आपके पास AY भी नोन हो जाएगा जब आप इस रिजिड बॉडी को एज अ सिंगल रिजिड बॉडी कंसिडर करके इस पूरे के ऊपर समेशन MC लगा लेंगे। सर बेसिकली सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना जॉइंट्स पे। जी सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट। ओके सर। जी एनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? सर जो भी हमारे जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें भी हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते थे, अगर उनमें भी कोई हमें ऐसा पॉइंट ना मिलता। देखिए सपोर्ट रिएक्शन एक एडिशनल स्टेप है ना, तो हो सकता है कि वो एडिशनल स्टेप करते करते कहीं आप गलती कर दें, तो बेहतर ये है कि अगर सपोर्ट रिएक्शन की जरूरत नहीं है, आपके ऑलरेडी जॉइंट्स पे ऐसी फोर्सेज आ रही हैं कि बगैर सपोर्ट रिएक्शन के भी आप उस स्ट्रेस को सॉल्व कर सकते हैं, तो यू कैन सॉल्व इट दैट वे। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप उन जगहों पे भी चाहते हैं पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना तो बिल्कुल कर सकते थे। ठीक हो गया जी एनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? सर एक बात पूछनी थी सर। सर ये जब हम मूवमेंट लेते हैं तो सर इसका हमें कैसे पता चलेगा कि इसी पॉइंट पे लेनी है, क्योंकि सर वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें काफी कंफ्यूजन होती है सर। देखें अब चलें मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ मुझे सपोर्ट रिएक्शन चाहिए AY या CX-CY, ठीक है। अब अगर मुझे सर AY चाहिए, सर आप किधर कर रहे हैं? वो पॉइंट कर्सर शो नहीं हो रहा आपका। चलें मैं कर्सर हिला ही नहीं रहा था, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे AY की वैल्यू चाहिए या मुझे CX और CY की वैल्यू चाहिए। कोई सपोर्ट रिएक्शन A पे चाहिए या C पे चाहिए ताकि मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे कंसीडर कर सकूं। अब होगा क्या कि मुझे अगर AY चाहिए तो मैं किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा ना कि AY की वैल्यू मुझे मिल सके और CY और CX नहीं आए। मसलन एक तरीका ये भी हो सकता था मैं पॉइंट B के अबाउट मोमेंट ले लेता। अगर मैं पॉइंट B के अबाउट मोमेंट लेता तो मुझे उससे कुछ मिलना था उस इक्वेशन से। दो अननोन आ जाने थे उसमें, 3 अननोन आ जाने थे उस इक्वेशन में, AY भी आ जाता। हाँ 2 अननोन आते, CX तो पास हो रहे तो AY और CY आ जाता। तो 2 अननोन को मैं एक इक्वेशन के साथ कैसे सॉल्व करता? लिहाजा मैंने शॉर्टेस्ट तरीका ये देखा कि अगर मैं C के अबाउट मोमेंट ले लूं तो CX CY 0 हो जाएगा, मुझे AY की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सर ओके सर हमने उधर बनानी है जहाँ पे सिर्फ एक अननोन आए मोमेंट। जी ताकि आपको उस इक्वेशन पे कोई फायदा भी हो। अदरवाइज तो आप इस पे कन्वेंशनल इक्वेशन अप्लाई करें पूरी ट्रस पे, समेशन FX समेशन FY और किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट, आपको तीनों अननोन रिएक्शंस मिल जाएंगे। AY भी मिल जाएगा, CX भी मिल जाएगा, CY भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या जरूरत है इतना लंबा प्रोसेस करके जबकि मुझे CX CY पूछा ही नहीं है? तो वो एक तरह से मेरा टाइम जाया और होगा ना सपोर्ट रिएक्शन निकालने में। ओके सर। तो आपने टाइम भी मैनेज करना होता है। कल का क्विज आपने देख लिया होगा, टाइम आपको मैनेज करना होता है कि अगर 20 मिनट है तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये ना हो कि आप उन में से एक क्वेश्चन पे 20 मिनट लगा दें और दूसरे के लिए टाइम ही ना बचे आपके पास। तो कोशिश करनी होती है शॉर्टेस्ट तरीके से हर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। ओके सो 13:15 हो गया है, क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया है। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ, साथ साथ आपकी अटेंडेंस शीट भी डाउनलोड कर लेता हूँ। इफ़ यू हैव नो मोर क्वेश्चंस